तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्लास 12 की हिंदी में आपका कहानियों का सारांश लिखने को आता है और उसके लिए आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाते हैं। तो वैसे तो आपके सिलेबस में 4 कहानियाँ हैं, लेकिन 2 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानियों को मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पंचलाइट कहानी के बारे में समझने वाले हैं और पंचलाइट कहानी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बहादुर कहानी का सारांश भी बताऊंगा, वो भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग इन दोनों कहानी का सारांश समझ लेते हो तो फिर यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इनका सारांश आपको लिखना होता है। और इनकी जो अधिकतम शब्द सीमा होती है वो आपकी 80 शब्द की होती है, लेकिन आप लोग 80 से 100 वर्ड के बीच में आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर आपको 80 वर्ड लिखना है, लेकिन कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लिखना पड़ जाएगा कि सारी चीज़ों को समझाने के लिए। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। और पंचलाइट कहानी क्या होती है, पूरा प्रोसेस मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा, पूरी कहानी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और आप लोग अच्छे से तैयार करके अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा इसको कर सकते हो। ये कहानी है तो आपको इसको कहानी के रूप में ही समझना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है कि पंचलाइट कहानी आखिर क्या है, इसके पीछे का क्या सीन है, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आप लोग अपने 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पंचलाइट कहानी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और यदि आप लोग पंचलाइट और बहादुर कहानी दोनों को तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, 5 नंबर बिल्कुल आसानी से आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पंचलाइट कहानी के बारे में समझ लेते हैं। तो पंचलाइट कहानी का सारांश आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य वगैरह भी लिखिए, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर याद नहीं करना है, आपको केवल सारांश पढ़ लेना है दोनों कहानियों का। और सारांश आपके लिए ईजी होता है, इसीलिए मैंने आपको सारांश के बारे में बताया है। और सारांश आप लोग पढ़ लोगे तो फिर आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और साथ ही में 4 कहानियों में से 2 कहानियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर साल आती हैं। अगर पंचलाइट नहीं आएगा तो बहादुर आ जाएगा, और यदि बहादुर नहीं आएगा तो पंचलाइट आ जाएगा। दोनों में से एक का आना बिल्कुल भी तय है, तो इसीलिए आप दोनों कहानी को तैयार करो यदि आप लोग श्योरिटी के साथ 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो। तो चलिए हम लोग पंचलाइट कहानी के सारांश को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो सारांश में आप लोग बताएंगे कि पंचलाइट जो कहानी है वो आपका फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी, यानी कि जो पंचलाइट कहानी आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। सबसे पहले आपको अपनी कहानी की शुरुआत इसी प्रकार से करनी है, यदि आपको पूरे पूरे मार्क्स अचीव करना है तो आप लोग ये चीज़ सबसे पहले लिखोगे कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग को हेडिंग में इस प्रकार से लिख देना है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। सबसे पहले आपको ये 3-4 लाइन जो है इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये चीज़ जो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालेगी बोर्ड परीक्षा में। तो ये 4 लाइन आपको सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप लोग अपने हिसाब से कहानी को लिख सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो इसमें आप लोग कहानी में बताएंगे कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। बहुत ही सिंपल से इसको कहानी के रूप में आपको समझना है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहानी इस प्रकार से आपकी है कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, जो आपका गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। और मुनरी की माँ ने गांव के जो पंच है उनसे गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले 4 लाइन को समझना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, जो कि गांव की एक मुनरी नाम से लड़की से प्रेम करता है। और मुनरी की जो माँ है उन्होंने गांव के जो पंच हैं उनसे गोधन की शिकायत की थी कि जो गोधन है उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। तो इस कारण जो गांव के पंच थे, गांव के पंच ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। किसको? गोधन को। फिर आप लोग आगे बता सकते हैं कि एक दिन रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीद लाते हैं, यानी कि जो गांव वाले होते हैं वो रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। और सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए अति उत्साहित होते हैं, यानी कि बहुत ही उत्साहित होते हैं कि पंचलाइट को देखेंगे। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो सीधे साधे लोग होते हैं वो पंचलाइट जलाना नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इतना समझ लो, उसके बाद अगले पे जो बढ़ेंगे और वहां पर क्या हुआ कहानी में उसको भी मैं आपको समझाऊंगा।
तो कहानी की शुरुआत आपको इस प्रकार से करनी है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। फिर कहानी में आप लोग आगे बताएंगे कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ यानी कि गुलरी उनका नाम था और उन्होंने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। तो इस कारण जो गांव के पंच थे उन्होंने उस गोधन को बिरादरी से अपने बिरादरी से निकाल दिया था। और एक दिन जब रामनवमी का मेला लगा तो गांव वाले गए वहां पर और उन्होंने पंच लाइट खरीद लिया। और पंच लाइट खरीदने के बाद वो सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। परंतु समस्या यह उठती थी कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो सीधे साधे लोग थे उन्हें पंच लाइट तक जलाना नहीं आता था। तो यहाँ तक ये चीज हम लोगों ने समझाई आपको। फिर हम लोग अगले पेज में बढ़ते हैं और फिर आपकी कहानी कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब आप लोग इसमें आगे बताएंगे कि मुनरी को पता था, यानी कि जो मुनरी थी जिससे आपका गोधन प्यार करता था, मुनरी को पहले से पता था कि जो गोधन है वो पंच लाइट जलाना जानता था। तो इसीलिए उसने चतुराई से अपनी सहेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा दी कि गोधन जो है वो आपका पंच लाइट को जलाना जानता है। तो पंचों ने क्या किया, पंचों ने गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लिया और साथ ही में वह जो था वो पंच लाइट को जला देता है। यानी कि गोधन को जब वो लोग बिरादरी में शामिल कर लेते हैं तो फिर जो गोधन होता है आपका पंच लाइट को जला देता है। और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। जिससे क्या होता है कि जब गोधन को बिरादरी में शामिल कर लिया जाता है तो वह पंचलाइट को जला देता है। और जिससे प्रसन्न होकर जो मुनरी की माँ होती हैं गुलरी काकी, वो प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। और पंच जो वहाँ के होते हैं वो भी अति उत्साहित हो जाते हैं और हो करके वो बोलते हैं गोधन से कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंच लाइट की रोशनी में लोग सब कीर्तन और भजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी कहानी थी पंच लाइट कहानी की, जिसमें एक गोधन के बारे में पूरा बताया गया कि किस प्रकार से गोधन ने लाइट को जला दिया और किस प्रकार से वो गोधन प्यार करता था मुनरी से, जिसकी वजह से उसको बिरादरी से निकाला गया था। और फिर जब गांव वाले पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, फिर वो जलाना नहीं जानते हैं, तो फिर किस प्रकार से मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों तक यह बात पहुंचाती है कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। फिर पंच गोधन को पुनः अपनी बिरादरी में वापस ले लेते हैं और फिर गोधन लाइट को जला देता है और इस प्रकार से आपका लाइट जल जाती है। फिर उसकी जो माँ होती है मुनरी की, वो प्रसन्न होकर के उसे अपने घर पर दावत के लिए बुलाती है। और साथ ही में जो वहाँ पर पंच होते हैं, पंच भी उनके उत्साह होकर अति उत्साहित होकर के बोलते हैं कि तुम्हारा सात खून माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। तो इस प्रकार से आपको जो पंच लाइट कहानी थी वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं पंच लाइट की रोशनी में और साथ ही में उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से पंच लाइट कहानी के बारे में पूरी जानकारी, पूरा सारांश मैंने आपको समझा दिया है। और यदि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहादुर कहानी के सारांश के बारे में भी समझ लेंगे और फिर 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हो सकता है कि यही कहानी आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए, लेकिन अगर ये मान लीजिए पंच लाइट किसी कारणवश नहीं आती है तो आप लोग बहादुर कहानी का सारांश बता करके 5 नंबर पक्का कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा बहादुर कहानी का और फिर आपके पूरा जो 5 नंबर होगा पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।